हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं गुलाम वंश, जो कि ये पार्ट 2 सेशन है। देखिए, मैं गुलाम वंश से संबंधित मैं ऑलरेडी पार्ट 1 सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देखिए, इसके पश्चात आप पार्ट 2 देखिएगा। इससे भी बेटर ये होगा कि आप गुलाम वंश को देखने से पहले मैं ऑलरेडी गजनी साम्राज्य और मोहम्मद गोरी से संबंधित 2 सेशन में कर चुका हूं। आप पहले उसे देख लीजिए, इसके पश्चात आप गुलाम वंश को देखते हैं तो इससे लाभ यह होगा कि आप क्रमबद्ध तरीके से ऐतिहासिक घटनाओं को आप समझ पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आप समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए इतिहास जो है इजी सब्जेक्ट बन जाता है। और जिस तरह से मैं बताया आपको कि जो ये गुलाम वंश है, खिजली वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, ये सब वंश जो है आपका दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत आता है। तो आज का मेरा टॉपिक है गुलाम वंश। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात इनका पुत्र आते हैं आराम शाह। आराम शाह ये जनाब जो है आराम ही फरमाते रह जाते हैं। यही कारण है कि ये केवल 8 महीना ही राजा बन पाते हैं, महीना ही राजा रहते हैं और इनका हत्या हो जाता है। इनका हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका ही जीजाजी थे, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हत्या करके आपका 1211 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो जाता है। दिल्ली का सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। अब इल्तुतमिश का भी हत्या होता है। इल्तुतमिश का हत्या आपका हो जाता है आपका 1236 ईस्वी में, ठीक है। इसके पश्चात इल्तुतमिश का पुत्र आता है। इसका पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन फिरोज। यह भी कुशल शासक नहीं होता है, नहीं था, कुशल शासक नहीं था ये भी। यही कारण है कि कुछ समय के लिए ही रुकनुद्दीन फिरोज जो है राजा बना रहता है। इसके पश्चात इसकी मां यानी इल्तुतमिश की पत्नी जो है आपका शाह तुर्कान छाई क्या बनती है, राज सिंहासन पर आसीन हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक षड्यंत्र के द्वारा ता तुर्कान छाई को हटाकर दिल्ली के सिंहासन पर किसे बैठाया जाता है, आपका रजिया सुल्तान को बैठाया जाता है। रजिया सुल्तान। कहानी में अब यहां से ट्विस्ट आ रहा है। देखिए, रजिया सुल्तान जो थी ये बेहद सुंदर महिला थी, ठीक है। रजिया सुल्तान कहा जाता है कि अपने समय में गिने चुने महिलाओं में से एक थी, सुंदरता के मामले में देखा जाए तो। और रजिया सुल्तान देखिए एक ऐसी शासक है कि जो पुरुषों की तरह आपका टोपी लगाती है, पुरुषों की तरह चोगा पहनती है। यानी जिस तरह से राजा जो है वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से रजिया सुल्तान भी वस्त्र धारण करती है और राजा के भांति टोपी पहनती है। और यह देखा गया कि रजिया सुल्तान जो है आपका ये पर्दा प्रथा जो था, पर्दा प्रथा के विरोध जाती है। जिस तरह से आप जानते हैं इस्लाम धर्म में महिलाओं को हिजाब पहनना अत्यंत आवश्यक है। यानी हिजाब एक ऐसा कपड़ा होता है जिसे महिलाएं जो पहनती है तो केवल आंख ही उससे उसका दिखाई देता है, बाकी चेहरा जो है पूरा ढका रहता है। लेकिन रजिया सुल्तान हिजाब नहीं पहनती है, यानी खुला फेस जो है राज दरबार में जाती है वो। तो एक हिसाब से देखा जाए
तो रजिया सुल्तान वो पहला शासक बनती है जो कि पर्दा प्रथा के खिलाफ जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट शासक बनती है। यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, फर्स्ट शासक है पर्दा प्रथा के खिलाफ। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, अब देखिए रजिया सुल्तान जो है ये पोस्ट क्रिएट करती है मलिक जमालुद्दीन जमालुद्दीन मलिक जमालुद्दीन याकूब याकूत याकूत को एक पोस्ट देती है, जिस पोस्ट का नाम था आपका अमीर ए अखूर, अमीर ए अखूर। अर्थात इसका मतलब यह है घोड़े का सरदार, घोड़े का सरदार। ठीक है, मलिक जमालुद्दीन याकूत को यह पोस्ट देती है। इसके पश्चात ये देखा गया कि आपका रजिया सुल्तान का विवाह होता है। तो इसका विवाह किसके साथ होता है? तो इसका विवाह होता है अल्तुनिया अल्तुनिया के साथ होता है। ठीक है, कब होता है आपका? तो अल्तुनिया का विवाह होता है, आई थिंक इसका साल थोड़ा मुझे डाउट में है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं, आगे मुझे याद पड़ेगा तो मैं इसका बता दूंगा। लेकिन अल्तुनिया का क्या होता है? हत्या होता है। तो अल्तुनिया का हत्या आपका अल्तुनिया का हत्या आपका 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में होता है डाकुओं के द्वारा। डाकुओं के द्वारा होता है। कहां होता है ये? तो केथल नाम का एक जगह था, वहीं पर होता है। ठीक है, अल्तुतनिया अल्तुतनिया का जब हत्या हो जाता है तो इसे शक के आधार पर बहराम को क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, बहराम को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, बहराम को बंदी बना लेने के पश्चात ये देखा गया अलाउद्दीन जो है आपका अलाउद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ये आपका राजा बनते हैं। तो ये कब बनते हैं अलाउद्दीन मोहम्मद शाह? तो अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ये राजा बनते हैं आपका 1242 ईस्वी में। देख रहे हैं आप, ये यहां पर अल्तुनिया का हत्या हो रहा है 1240 ईस्वी में, बहराम को बंदी बनाया जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन मोहम्मद शाह आपका 1242 में क्या बन जाता है? राजा बनता है। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट आता है ये कि इसी के दरबारी जो थे जिसका नाम था बलबन, बलबन क्या करता है? बलबन एक षड्यंत्र रचता है। बलबन एक षड्यंत्र के जरिए क्या करता है? आपका अलाउद्दीन मोहम्मद शाह को हटाकर ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाता है। ठीक है, इसका कहानी में इंटरेस्ट ये आता है कि एक था आपका बलबन, आपको आगे जाके मिलेगा बलबन।
बलबन के द्वारा षड्यंत्र के जरिए अलाउद्दीन को सिंहासन से हटाया जाता है। और बलबन के द्वारा षड्यंत्र के जरिए बलबन के द्वारा षड्यंत्र के जरिए अलाउद्दीन के सिंहासन से हटाया जाता है। इनके हटाने के पश्चात यह देखा गया नासिरुद्दीन को राज सिंहासन पर आसीन किया जाता है। नासिरुद्दीन महमूद को राजा बनाया गया। ठीक है, देखिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो था एक ऐसा शासक था, आपको जानकर हैरानी होगा कि ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। टोपी सीकर जीवन यापन करता था। ठीक है, अब ये बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था इसका। बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। तब देख रहे हैं ये सारा टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए बलबन जो है बलबन अपना पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद से कर देता है। मोहम्मद से करता है। ये देखिए नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है ये जो राजा बना, तो इसे राजा बनाने में बलबन जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और बलबन जो है जाहिर सी बात है बलबन एक ऐसा व्यक्ति को राजा बनाता है जो कि कुशल शासक ना हो, आप भविष्य में उसका उपयोग कर सके। यही कारण है कि नासिरुद्दीन को हटाकर एक समय बलबन जो है आपका क्या बनता है? राजा बनता है। ठीक है, और बलबन जब राजा बनता है वो सन था आपका 1266 ईस्वी में। बलबन राजा बनता है। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गियासुद्दीन बलबन था। यानी जब राजा बन जाता है तो इसे गियासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए बलबन जो है बलबन का एक प्लस पॉइंट ये आता है इतिहास में कि बलबन जो है यानी गियासुद्दीन बलबन जो है ये मंगोल का आक्रमण होता है। इसके समय में मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को बचाता है। देखिए परीक्षा में यहां से पूछा जा सकता है कि किसके शासन काल में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था? तो क्या होगा आंसर? गियासुद्दीन बलबन। कहीं कहीं आपको इतिहास में सिर्फ बलबन ही मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा गियासुद्दीन बलबन ही था। पहले तो इसे बलबन कहा जाता है, जब राजा बन जाता है तो इसे गियासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। इसने देखिए फ्रांसीसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। इसने क्या किया था?
रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को स्टार्ट किया था, यानी प्रारंभ किया था। ठीक है, देखिए बलबन जो है अपने विद्रोह जो थे, यानी बलबन का विरोध में जो जाते थे उसका वो कड़ा एक्शन लेता था। यही कारण है कि बलबन को लौह एवं रक्त नीति अपनाता है। बलबन अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त नीति अपनाता है। लौह और रक्त, देखिए नाम से पता चल जाता है कि लौह और रक्त का मतलब यह है कि वो बड़ा सख्त मिजाज का इंसान था। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए जानता इसे प्रेम भी करती थी, यानी कोई इसे अच्छा पाता था तो कोई इससे अत्यंत नाराज भी था। यही कारण है कि आपका नासिरुद्दीन महमूद ने, देखिए बलबन को नासिरुद्दीन जो है नासिरुद्दीन बलबन को अलूप खां की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, बलबन के समय में इसके दरबार में दो प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आप सुने होंगे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर हसन ये क्या थे? आपका प्रसिद्ध विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, अच्छा मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे देखिए। तो बलबन के समय में दो प्रसिद्ध विद्वान इनके दरबार में रहा करते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो ये दो विद्वान जो हैं आपका प्रसिद्ध विद्वान, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर हसन, इन दो से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्नों पूछे गए हैं। तो देखिए कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहा करते थे, तो ये क्या आंसर होगा आपका? बलबन। ठीक है, दूसरा तरफ ये भी पूछा गया है कि अमीर खुसरो जो है इनका वास्तविक नाम क्या था। तो चलिए इनका वास्तविक नाम देखते हैं। इनका वास्तविक नाम था आपका मोहम्मद हसन। इनका वास्तविक नाम था। इनका जन्म देखा गया तो इनका जन्म जो है आपका 1253 ईस्वी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं
में हुआ था। ठीक है, इनका जो गुरुजी थे यानी अमीर खुसरो का गुरुजी अमीर खुसरो का गुरुजी थे आपका निजामुद्दीन औलैया। निजामुद्दीन औलैया, ठीक है, ये इनका क्या थे, गुरुजी थे। निजामुद्दीन जो औलैया थे ये सूफी संत थे, सूफी संत थे। ठीक है, और ये जो अमीर खुसरो है इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आज गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश से संबंधित मैं उन सारे पॉइंट को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कहीं ना कहीं आपका परीक्षा के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट था और परीक्षा में यहां से प्रश्न बने हैं। ठीक है, यकीन ना हो तो आप पेपर उठा के देख लीजिए, गुलाम वंश से संबंधित यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पहला नंबर तो ये कि यहां से पूछा था कि अमीर खुसरो का गुरुजी कौन थे, तो कौन थे आपका, निजामुद्दीन औलैया अमीर खुसरो का गुरुजी थे। दूसरा ये भी पूछा गया है कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, तो तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद हसन इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे, तो बलबन के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो इस तरह से मैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कि एग्जाम के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट था। और आज का क्लास जो है मुझे यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।